नमस्ते और इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 90 के दशक के उन क्लासिक बॉलीवुड गानों की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कोई धुन नहीं थे बल्कि भावनाओं की पूरी साइंस थी। आज हम इन बेहतरीन गानों के लफ्जों में छुपे गहरे जज्बातों को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये गाने रोमांस के पूरे लाइफ साइकिल यानी उसके जन्म से लेकर अंत तक की कहानी बयां करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर में गोता लगाते हैं। अब जरा इस बेहद मशहूर लाइन पर गौर कीजिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ये सिर्फ एक गाना भर नहीं है भाई, ये तो अपने आप में एक पूरी थ्योरी है। इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये सटीक बोल रोमांस के पूरे सफर का खाका खींचते हैं, एकदम पहली चिंगारी और दोस्ती से लेकर एक दूसरे के जीने की वजह बनने और फिर उस भयानक दिल टूटने तक। ये एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, प्यार का आगाज। ये वो दौर है जहां एक मासूम सी दोस्ती किसी बहुत ही गहरे एहसास में खिलने लगती है। इन गानों के हिसाब से रोमांस की नींव अक्सर बहुत ही सिंपल और एकदम सीधी दोस्ती की घोषणा से शुरू होती है। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूं। मतलब किसी भी रिश्ते का इससे बुनियादी और सीधा स्टार्टिंग पॉइंट क्या ही हो सकता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बस एक नए मौसम का, दोस्ती के मौसम का इस्तकबाल किया जा रहा है। खैर, ये मासूमियत बहुत जल्दी बेचैनी में बदल जाती है। मेरे सवालों का जवाब दो। ये जो लाइन है ना, ये प्यार में पड़ने के उन शुरुआती थोड़े कंफ्यूज करने वाले लक्षणों की तरफ एक पुल का काम करती है। दिल में अचानक से एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और इसी हलचल को इन गानों में बेताबी का नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि असल में ये बेताबी होती क्या है? चलिए इन लक्षणों का जरा एनालिसिस करते हैं। इन डेटा पॉइंट्स को देखिए। प्यार की शुरुआत में मैसेज भेजने के लिए सीधा कबूतरों को काम पर लगा दिया जाता है। कबूतर जा जा जा। फिर एक ऐसा बेचैन दिल सामने आता है जो किसी की सुनने को राजी ही नहीं है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये प्यार जिंदगी में बिना शोर मचाए आता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और फिर उतनी ही खामोशी से दिल को चुरा भी लेता है। बिल्कुल यही वो सिम्टम्स हैं जिनसे शुरुआती दौर में हर किसी को गुजरना पड़ता है। और यहीं से हम एंटर करते हैं दूसरे चरण में, आशिकी और जरूरत। इस बेहद इंटेंस फेज में वो नया दोस्त अचानक से जीने की एक बुनियादी जरूरत बन जाता है। यहां आशिकी शब्द की असली परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। इन गानों की माने तो आशिकी महज कोई फीलिंग नहीं है, ये तो अस्तित्व की यानी वजूद की एक ऐसी स्टेट है जहां एक सनम की ठीक वैसी ही बायोलॉजिकल जरूरत होती है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस की होती है या किसी धुन को साज की होती है। ये सच में एक पूर्ण वैज्ञानिक और कलात्मक आवश्यकता बन जाती है। जरा इन रूपकों या मेटाफर्स की गहराई तो देखिए। जिंदगी के लिए सांस, बेखुदी के लिए जाम, मौसीकी यानी म्यूजिक के लिए साज और चांदनी के लिए चांद। हमारी सोर्स सामग्री में प्रेमी के होने की तुलना सीधे सीधे इन सबसे जरूरी चीजों से कर दी गई है। मतलब अगर ये नहीं तो जीवन का अस्तित्व ही अधूरा है ना? कमाल का ऑब्जर्वेशन। और इसी पूरी भावना को ये एक लाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समेट लेती है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। इस पॉइंट तक आते आते जिससे प्यार किया जा रहा है वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रह गया है, वो तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर के पूरे वजूद, उसकी हर एक खुशी और सच कहें तो उसकी पूरी दुनिया का प्रतीक बन चुका है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, वादे और समर्पण। अब हम आ गए हैं एब्सोल्यूट डिवोशन वाले फेज में, जहां प्यार के लिए किसी भी हद तक जाना आम बात है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये उन लगातार बढ़ते, इंटेंस और ड्रामेटिक वादों का एक पूरा लॉजिकल मैप है। मौत को हराने का वादा, मर के हमें है वादा निभाना, और अगर ऐसा ना हो पाया तो सीधा नतीजा, मर जाऊंगा मैं सनम। पूरी दुनिया को छोड़ देने का वादा, मैं दुनिया भुला दूंगा, और अगर प्यार टूट गया तो मैं खुद को मिटा दूंगा। हद तो तब होती है जब बात कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाती है, तारों से तेरी मांग भर दूंगा। लिटरली तारों से। यह समर्पण का एकदम चरम स्तर है। लेकिन रुकिए, इन बड़े बड़े वादों के साथ एक छोटी सी शर्त भी जुड़ जाती है। सच्चे समर्पण का मतलब है कि प्रेमी का हर वक्त, हर पल आंखों के सामने होना जरूरी है। नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। इन गानों के हिसाब से शारीरिक और भावनात्मक नजदीकी अब मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एकदम मस्ट हैव हो गई है। दूर जाने का ख्याल भी अब डरावना लगने लगता है। और फिर आता है हमारा चौथा चरण, समाज से बगावत। असल कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट तो यहीं से शुरू होता है।
इन गानों में अगर ध्यान दें तो बार बार बाहरी दुनिया को एक सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर फ्रेम किया गया है। जमाना या हमारी सोसाइटी एक ऐसा विलन बन जाता है जिसे हर हाल में हराना है। रोकेगा हमको अब क्या जमाना, और दुश्मन जमाना जैसे शब्द चीख चीख कर बताते हैं कि प्रेमियों को 100% यकीन हो चला है कि ये पूरी दुनिया उनके प्यार के खिलाफ साजिश रचने में लगी हुई है। और ये जो विद्रोही रवैया है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जरा इस एटीट्यूड को देखिए। ये लाइन एक बहुत ही चंचल, बागी और सच कहें तो थोड़े से अहंकारी नजरिए को दिखाती है। दुनिया के दिखावे और नियमों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्यार करने वाले खुद को उससे भी बड़ा खिलाड़ी समझने लगते हैं, एकदम फुल स्वैग में। ये बगावत तब और भी लाउड हो जाती है जब डंके की चोट पर कहा जाता है, मैंने प्यार किया, दुनिया की ढोलक ठुकरा चुका हूं। अब प्यार करना सिर्फ कोई एहसास नहीं रह गया, ये एक बहुत ही जोरदार विद्रोही ऐलान बन गया है। समाज की ढोलक यानी दुनियादारी के नियमों और आम जिंदगी की बोरिंग लय को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का ये एक शानदार तरीका है। और आखिरकार हम इस चक्र के अंतिम और सबसे ट्रैजिक चरण में प्रवेश करते हैं, जुदाई और दिल का टूटना। हर रोमांस की एक परछाई भी होती है, एक डार्क साइड। इन गानों में इस डार्क साइड को दर्द जुदाई का नाम दिया गया है। ये सिर्फ थोड़ी बहुत उदासी नहीं है, ये पूरा का पूरा इमोशनल डिस्ट्रक्शन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान जिंदगी का जहर पीने को तैयार है। जहर जिंदगी का पी लेंगे, आंसुओं के मोती बहाता है और टूटे हुए दिल के टुकड़ों के सहारे बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। वादे टूटने का जो असर है ना, उसे यहां बेहद ड्रामेटिक तरीके से बयां किया गया है। इस स्लाइड में जरा इस गजब के कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो अल्टीमेट खुशी थी, तू मेरी हर खुशी है, और दूसरी तरफ एकदम चरम निराशा है, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखाता है कि कैसे शुरुआती प्यार की वो मदहोश करने वाली ऊंचाइयां और बाद में दिल टूटने की कठोर सच्चाई बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पंक्ति में जो कड़वाहट है, जो एक दर्दनाक समझौता है, उसे महसूस कीजिए। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। प्रेमी के बिना जीने को अब कोई नई शुरुआत नहीं माना जा रहा है, बल्कि उसे एक बहुत ही दर्दनाक और लंबी सजा की तरह पेश किया गया है। ये एक तरीके का हार मान लेना है, एक इमोशनल सरेंडर है। लेकिन पता है, इस पूरे चक्र का अंत एक बहुत ही फिलॉसफिकल थॉट पे होता है। जहां दर्द है वहीं गीत है, कोई न जाने मगर जीने की यही रीत है। यहां जो टेक्स्ट है वो खुद इस बात को जस्टिफाई करता है कि भाई अच्छी कला और संगीत बनाने के लिए प्यार के साथ साथ उस दर्द का होना भी उतना ही जरूरी है। दर्द के बिना गीत बन ही नहीं सकते, और यही जिंदगी जीने का असली तरीका है, जो हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या सच्चे रोमांस को गीतों में हमेशा के लिए अमर होने के लिए गहरे समर्पण और दिल टूटने के उस मंडराते खतरे दोनों की ही जरूरत होती है? क्या दर्द के बिना प्यार की कहानी अधूरी है? इस पूरे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि अगली बार जब ये क्लासिक धुनें कानों में पड़ेंगी तो इस पूरे लाइफ साइकिल को एक बिल्कुल नए नजरिए से सुना और समझा जाएगा।